हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 11th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपका यही है कि जो शहरी जीवन था वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था, तो वो हुआ था मेसोपोटामिया में। अब यहाँ पर क्या कर देगा आपका, जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर बच्चों को घुमाने के लिए क्या कर देगा कि एक मतलब नज़र में आप पढ़ के लगेगा आपको कि हाँ यही सही है। यहाँ पर कर देगा कि जो शहरी जीवन की शुरुआत थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। ठीक है, आप तो यही लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन नहीं, जो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो मेसोपोटामियाई सभ्यता से हुई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कर देगा कि शहरी जीवन की शुरुआत हड़प्पा या कह देगा सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में हुई, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ये गलत है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए लाइन, जो भी लाइन पढ़िए आप, क्वेश्चन का जो भी लाइन पढ़िए, जो भी ऑप्शन आप पढ़िए, उसको एकदम ध्यान से पढ़िए, है नहीं है, ठीक है, कहाँ पर कह रहा है कहाँ पर नहीं कह रहा है। रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझेंगे तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले जाएंगे। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। यानी जो ये मेसोपोटामिया है वो वर्तमान में इराक का हिस्सा था, जो वर्तमान में आज हम इराक के नाम से जानते हैं। इस इराक का ये हिस्सा रहा है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तब देख सकते हैं वहाँ पर क्या क्या था, मतलब किस किस चीज़ों का प्रचलन था, वहाँ पर किन किन चीज़ों से लोग परिचित थे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो शहर था वो संपन्न था, ठीक है, विशाल समृद्ध था, गणित के बारे में लोग जानते थे, खगोल विद्या के बारे में लोग जानते थे। इस चीज़ के लिए मेसोपोटामिया जो था वो प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसकी साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। तो इसका जो मेसोपोटामियाई जो लिपि थी, इसको प्रसिद्धि पूर्वी भूमध्य सागरीय और उत्तरी सीरिया में कब मिला था, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मिला। ठीक है, फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक जो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है वो केवल ये पॉइंट है, केवल इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इन प्रदेशों को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। तो देखिए अब मतलब यहाँ पर ये शब्दावली है वो कब, जो मैं आपको बोलती हूँ कि शब्दावलियाँ हमेशा पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्दावली है आपके लिए, क्योंकि जितने भी आप शब्दावली देखेंगे PYQ का, वो सारे शब्दावलियाँ जो है एनसीईआरटी से ही उठाई गई हैं। तो नो डाउट कि यहाँ से उठाया जा सकता है। तो ये देखिए, एक तो अक्कद क्या है और सुमेर। सुमेर तो आप समझ जाएंगे कि सुमेर किसकी बात कर रहा है, मेसोपोटामिया की बात कर रहा है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि अक्कद का संबंध किससे है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बना देगा, अक्कद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा, आपका पहले में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा आपका, ए में कि सिक्का, प्राचीन कालीन सिक्का, प्राचीन कालीन सिक्का कर देगा। बी आपका कर देगा कर। सी आपका कर देगा प्राचीन कालीन अधिकारियों
अधिकारियों का पद। ठीक है, और चौथा कर देगा मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग। अब यहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न होगा आपको ये लगेगा कि प्राचीन काल में एक कर था, वो भी बहुत फेमस था। ठीक है, प्राचीन काल के जो सिक्के हैं वो भी बहुत फेमस है, क्योंकि इस बार ही पूछा था फड़म लिखा था कि निम्नलिखित में से फड़म का संबंध किससे है। वहाँ पर भी कर दिया था, लेकिन इसका संबंध था सिक्के से, सिक्का का भी ऑप्शन था। तो इस तरीके से मतलब आप यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, इन दोनों ऑप्शन तक तो पहुँचेंगे ही नहीं। सीधा आप कहेंगे या तो ये प्राचीन कालीन सिक्का होगा या तो ये कर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अक्कद है, ये क्या है? तो ये मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है, इसी को कहते थे अक्कद, यानी मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को अक्कद के नाम से जाना जाता था। तो ये शब्दावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आराम से याद कर लीजिएगा। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 11,000 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 326 से 323 ईसा पूर्व तक 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो ये जो आरामाइक है, आरामाइक जो लिपि है, जो आरामाइक जो भाषा है ये, ठीक है, इसमें अशोक के भी अभिलेख के साक्ष्य पाए जाते हैं। अशोक के अभिलेख में आरामाइक का भी यूज हुआ है। उत्तर पश्चिम में जो मिले हुए हैं अभिलेख, वहाँ पर आरामाइक का भी यूज हुआ है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, ब्रह्मी, आरामाइक और खरुष्टी, इन तीनों लिपियों का, भाषाओं का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है अशोक के अभिलेखों में। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि बस ये एक शब्दावली है, इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कि ये अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। बाकी आप ये जो असीरियाइयों ने कहाँ पर शासन किया, कहाँ पर नहीं किया, ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर मेसोपोटामियाई में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, ये उरुक मारी भी कुछ हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। कह रहा कि ये जो वहाँ एक या दो स्थलों पर जो उत्खनन कार्य कई दशकों से चल रहा था, तो इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पर इमारत है, मूर्ति है, अब आभूषण हैं, कब्रें हैं, या औजारें हैं, या मुद्रा हैं, ये किस में आपके आते हैं? ये आते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लिखित दस्तावेज भी मिले हैं, तो ये किस में आते हैं? तो ये पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं, स्रोत नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं ये सब। और ये जो लिखित दस्तावेज है ये साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं, साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं। तो इसका मतलब कि जब खुदाई हो रहा था तो उस दौरान मेसोपोटामियाई में क्या हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्यों का भी, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में उसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से है। तो अब यहाँ से एक शब्दावली आपकी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सिमार का मतलब क्या है।
तो सीमार का मतलब है ईंटों से बने शहर की भूमि। ठीक है, ये भी समझेंगे, ईंटों से बने शहर की भूमि, इसका मतलब ये है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से सीमार का मतलब क्या है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश साम्राज्य पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियानों का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं हैं, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गईं। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ी कि क्या पता इसमें भी कोई शब्दावली छुपी हो। ठीक है, अभी तक आपको जो नोट डाउन करने हैं ये दो करने हैं। एक तो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, और अक्कद का मतलब क्या है, और ये जो यहाँ पर सीमार है इसका मतलब क्या है। ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपको कॉपी में लिखनी है। इसको देख लेते हैं। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जियूस शूद्र या उत्नापिसिस्टिम कहा जाता है। तो ये भी एक कहानी है, वो जो उसमें बाइबल में जो लिखा हुआ मिला था एक कहानी है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लोकेशन है, मैप पे देख सकते हैं कि बेबीलोन, उरुक, ऊर, मारी कहाँ पर था, दजला फरात नदी कहाँ थी, ये भी आप देख सकते हैं। सीरिया कहाँ है, ये भी आप देख सकते हैं मैप पे। अब पढ़ेंगे हम कि मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वस्थ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अपनी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। तो आपको पता है स्टेपी घास के मैदान, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे भूगोल में। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान में कह रहा है कि पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का बहुत ही अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एवं रेगिस्तान, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और बजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहीं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से इराक जो है वो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपसे मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। मेंस के हिसाब से इसको हम देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसमें प्री के हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, बस पढ़ के एक बार छोड़ दीजिएगा। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थीं।
इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। तो ये भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थीं, जिनमें भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियां की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे जितने भी अभी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे मेंस के हैं, यहाँ पर दे सकता है। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, ये मेंस के हिसाब से है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शहरों का विकास, जो मेसोपोटामियाई शहर थे, उन शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर हुआ था? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या सहमत तो पूछ ही लिया तो फिर वो नहीं कहेगा, अपने मत में तर्क दीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी जो शहर का विकास होता है उसमें केवल ग्रामीण समृद्धि ही काफ़ी हो, और अन्य कारक भी होते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि इस शहरी जीवन के बारे में और क्या क्या किन किन कारकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मेंस का बन सकता है, मेंस का। अब यहाँ पर दिया शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसीलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। तो यदि आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से शहरी जीवन की विशेषता क्या है, तो आप ये भी आप इसमें एक चीज़ बता सकते हैं कि श्रम विभाजन भी शहरी जीवन की एक विशेषता है, क्योंकि लोगों का अपना अपना श्रम होता है और वो लोग अपने अपने जो लोगों का अलग अलग काम होता है और वो लोग अपने कामों में निपुण होते हैं। जैसे कि कुम्हार है तो बर्तन बनाने में निपुण होगा, ठीक है। जौहरी है या सुनार है तो गहने बनाने में निपुण होगा। औजार वाला औजार बनाने में निपुण होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके आपको बताया जा रहा है। तो ये ऐसे वगैरह में काम आएंगे, यहाँ पर फिलहाल काम नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, बस एक बार पढ़ के निकल जाइएगा। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में खेती ज़्यादा होती है और यहाँ से क्या करते हैं कि किसान जो है अपना अनाज बेचते हैं और वहाँ से जो बिचौलिया होता है, बिचौलिया वो ला करके यहाँ मंडी में दुगने तिगुने दाम पर बेच देता है, क्योंकि किसानों की पहुँच तो होती नहीं है। अब यहाँ से कहाँ वितरण करना है, कैसे करना है, इसके लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं
और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। तो ये एक लेखा जोखा बता रहा है कि किस तरीके से काम होते हैं। आप ठीक वर्तमान में भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से काम होता है। आपका ऊपर वाला जैसे जो ऊपर है बड़ा अधिकारी है, वो अपने नीचे वालों को ऑर्डर देगा कि ये काम कीजिए। उससे भी नीचे कोई होगा वो उसको ऑर्डर देगा, उससे भी नीचे कोई होगा वो उसको ऑर्डर देगा, और हर कोई अपने अपने तरीके से लिखेगा कि यहाँ पर इतने खर्च हुए हैं, यहाँ पर ये हुआ है। तो ये मैनेजमेंट का सिस्टम चलता रहता है। तो ये एक आम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसे भी आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ के एक बार निकल जाइएगा। वार का शीर्ष, ये क्या है? 3000 ईसा पूर्व उरूक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यानी वार का शीर्ष, ये वार का है, एक मतलब ये कह सकते हैं एक मूर्ति है, ठीक है। इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, टोंडी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा उनकी सूची। छोड़िए, कुछ भी नहीं है ये, यहाँ से कोई भी शब्दावली हमारी नहीं निकली। अब देखते हैं शहरों में माल की आवाजाही। तो वही जो चीज़ आज हम यूज करते हैं वही उस टाइम पे भी यूज होता होगा, तो देखते हैं क्योंकि वहीं से हम लोग सीखे हैं। कह रहा है कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके लिए वहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। यानी कह रहा है कि ठीक है, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन की दृष्टि से समृद्ध था, लेकिन वहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इसकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए हमारे विचार से प्राचीन काल की मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। तो ये लोग हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, आयात की जाती थी कहाँ से कौन सी चीज़ें। बाकी यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि सामानों को कैसे ये लोग मालों की आवाजाही कैसे करवाते थे, किसके माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैलगाड़ी है, ठीक है, पशुओं के पीठ पर रख करके, या नाव में, या हवा जो चलती थी उसके भी उसमें लेकर के नाव जाते थे, वैसे ही है सेम। तो इसमें भी कुछ भी आपका नहीं है, टाइम यहाँ पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेखन कला का विकास कब होगा? मान लीजिए आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, आपसे कोई चीज़ कोई ले रहा है, तो एक टाइम के बाद आप भूल जाएंगे कि उसने मुझे कितना दिया था, मैंने उसको कितना दिया था, ठीक है, उसका कितना बच रहा है या मेरा कितना बच रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई चिन्ह बना करके या कुछ करके पहले क्या करते थे, निशान लगा करके उसको याद रखते थे। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से लेखन कला का विकास हुआ था। इसमें बस वही कहानी बताई गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि मेसोपोटामिया में जो साक्षरता थी वो क्या थी, कैसे थे लोग, कितने शिक्षित हैं, ठीक है, कितने शिक्षित थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, यानी बहुत कम लोग ही चीज़ों को समझ सकते थे, पढ़ सकते थे, सुना सकते थे किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सभी लोग, तो सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ लोग ही पढ़ लिख सकते थे। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्दावली है, यहाँ पर शब्दावली नहीं है, एक फैक्ट याद रखिएगा। एनमरकर क्या था? तो ये महाकाव्य था मेसोपोटामिया का, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया था कि यह कोई नहीं जानता था, ये कहेगा, इसमें ये व्यापार के बारे में बताया गया था। एनमरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। ये एक राजा था और इसी के नाम पर यह महाकाव्य भी लिखी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक महाकाव्य था। तो इसने क्या किया कि ये जो राजा था
ये अपने दूत अरट्टा, ध्यान रखिए अरट्टा का संबंध किससे है? अरट्टा, लग रहा है कि कोई ये शब्दावली है, लेकिन अरट्टा जो है वो मेसोपोटामियाई राजा एनमरकर का दूत है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के, अच्छा सॉरी, यहाँ कह रहा है कि इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास, यानी अरट्टा क्या था? अरट्टा एक जगह का नाम है, तो ध्यान रखिएगा अरट्टा ये जगह है, ठीक है। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द और चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा, अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनमरकर के संदेशे को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, तो कुछ भी नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं। बस ये अरट्टा ध्यान रखिएगा कि ये एक जगह का नाम था, ठीक है, एक स्थान था अरट्टा। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। तो ये भी कुछ भी नहीं है आपका। अब यहाँ पर आ जाता है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो आपको पता है मंदिर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी, यानी मंदिर वाले पर, व्यापार वाले पर। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। मंदिर के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध का देवी थी। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेसोपोटामिया में जो उर था, इन्हें हम चंद्रदेव को मानते थे। यानी वहाँ पर मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो उर को चंद्रदेव के रूप में मानते थे और इन्नाना को प्रेम व युद्ध की देवी मानते थे। तो इन्नाना और उर ये दोनों शब्द ध्यान में रखिएगा। मंदिर ईंटों से बनाए, यानी जो मेसोपोटामियाई सभ्यता थी वहाँ पर मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। ये मंदिर की विशेषता, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि मेसोपोटामियाई मंदिर की विशेषता निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता तो आपकी यही है कि ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। इनमें क्या होता है, तो दूसरी विशेषता होगा कि इनमें खुले आंगन होते थे। मंदिरों में खुले आंगन होते थे और आंगन के चारों तरफ जो है कमरे होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। तो ध्यान रखेंगे कि मंदिरों की दीवारें कर देगा कि मेसोपोटामियाई मंदिरों की दीवारें सीधी होती थी, तो ऐसा नहीं है, सीधी नहीं होती थी। ये मंदिरों की जो दीवारें होती थी वो कुछ खास अंतरालों के बाद से भीतर और बाहर की तरफ मुड़ी होती थी, यानी इस तरीके से कुछ।
कुछ इस तरीके से मतलब ये दीवार अंदर की तरफ चल गया, फिर ये बाहर आ गया, फिर ये अंदर चल गया, फिर ये बाहर आ गया, इस तरीके से बनी हुई थी। ठीक है, यही इन मंदिरों की विशेषता थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मेसोपोटामियाई मंदिर की विशेषता, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और इन्नाना और उर ये दोनों नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तुलना कर देगा, जबकि साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कर देगा कि साधारण दीवारों के समान ही ऐसी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर के दीवारों में और साधारण घरों की दीवारें में अंतर होता था। तो क्या अंतर होता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, तो ध्यान रखिएगा, देवता होता था पूजा का केंद्र बिंदु। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मछली लाते थे, तो आपको लगेगा कि मंदिर है तो मंदिर में मछली क्यों ले जाएंगे, तो इससे आप क्या करेंगे, क्योंकि उसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामियाई जो मंदिर था वहाँ पर देवी देवताओं को मछली भी चढ़ाई जाती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुराने, यहाँ पर कह रहा है कि कैसे पता चला कि हाँ मछली भी लेके जाते थे। तो पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियाँ की परतें जमी हुई मिली हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ पर मछली को चढ़ाया जाता था। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। तो यहाँ पर देखिए, अब जो इनके आराध्य देवता होते थे उनको लोग क्या करते थे कि खेतों के, मत्स्य क्षेत्रों के या स्थानीय लोगों का जो पशु वगैरह होते थे उनके ये देवता होते थे। ऐसा मानते थे कि ये इन सारे के देवता हैं। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इन व्यवस्था में विद्यमान थे। तो यहाँ से आपका कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेते थे जिससे खेत सूख जाते थे। जैसा कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थीं। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में ज़मीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतते थे और वे अपने साथियों में अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, किंतु युद्ध में विजयी होने वाले नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज मैं तो कल चले जाते थे, आज हैं तो कल चले जाते थे। कुछ ने इसमें ये कह रहा है कि जब इन दोनों में पानी को लेकर के लड़ाई होती थी, ये लड़ाई बंद नहीं होती थी, बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रहती थी। इसमें मुखिया अपना फ़ायदा उठा लेता था। मुखिया क्या करता था कि लड़ाई जीत लेता था और जीतने के बाद से क्या करता था कि वहाँ के लोगों को पकड़ करके ला करके अपने यहाँ नौकर बना लेता था। ठीक है, लेकिन ये जो था कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार पकड़ के ले आया तो ज़िंदगी भर नौकर बना के रखेगा, ये चीज़ चलती नहीं थी। ठीक है, ये कुछ दिनों के लिए ही रहती थी। ऐसा नहीं है कि एक बार मुखिया बन गए ये तो हमेशा बने ही रहेंगे, ये हमेशा मुखिया नहीं बने रहते थे। बस यही बात इसमें कह रहा है कि युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं रहते थे। लेकिन फिर कह रहा है कि लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा
जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके तथा मंदिर के धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है समझने वाली ऐसी कोई चीज़, ये भी नहीं है कुछ भी, ये भी छोड़ सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो युद्ध बंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य, अच्छा जो युद्ध बंदी होते हैं यानी युद्ध में जिनको बंदी बना करके लाया गया रहता था उस टाइम पे मेसोपोटामिया में, वे लोग और जो स्थानीय लोग होते थे उनके लिए यह अनिवार्य था कि वो मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करे। यानी उनके लिए यह अनिवार्य था, इसको वो मना नहीं कर सकते थे या अपनी इच्छा अनुरूप नहीं चल सकते थे, ये उनके लिए अनिवार्य था। तो कहीं अनिवार्य शब्द देख करके आप इसको गलत मत कर दीजिएगा, ये सही था, अनिवार्य था। वो लोग क्या करते थे कि मंदिरों का भी काम करवाते थे, ये बाध्यकारी था उन पे। वो बोले कि आप पे बाध्यकारी, आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। कृषि कर भले ही ना देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था। अब देखिए मतलब काम को इतनी वरीयता दी गई थी कि आप कर भले ही मत दो लेकिन काम एक भी दिन नागा मत करो, काम पे जरूर आओ। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। ठीक है। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदते, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। तो अब यहाँ से आपके लिए केवल यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट कह देगा कि मेसोपोटामियाई सभ्यता में जो युद्ध बंदी होते थे और जो स्थानीय लोग होते थे उन्हें कर देना अनिवार्य था। तो देखिए कर देना अनिवार्य नहीं था लेकिन काम करना अनिवार्य था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप यहाँ से चीज़ें छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें भी, ये भी आपका कुछ नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। ये जो चित्र है इसके बारे में बताया गया है, ये भी कुछ भी नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। मोहर एक शहरी शिल्प कृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उससे लगातार चित्र बनता जाता था। ये अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उनके इष्ट देव का नाम, उनकी अपनी पदीय स्थिति, किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोतकर उस पर यह मोहरें घुमाई जाती थी जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मुहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मुहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता तो वह मुहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि मेसोपोटामियाई की जो मुहरें होती थी वह केवल बेलनाकार होती थी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, केवल बेलनाकार नहीं होती थी, चौकोर भी होती थी। ठीक है, आगे अगर दिया होगा तो हम पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि केवल बेलनाकार नहीं होती थी, आयताकार भी होती थी। ठीक है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना ये इस पर घुमाया गया है तो ये चित्र बना हुआ है, ये देखिए, ये जो घुमाते थे जैसे कि कोई चीज़ है ये गोल सा। ठीक है, और ये मिट्टी की वो है और यहाँ पर फूल पत्ती बना हुआ है यहाँ पर। तो इसको ले जाकर के जब ऐसे घुमाते थे इस तरीके से तो ये ऐसे इधर का पार्ट आ गया, पत्ती आ गया, फिर इधर घुमाते तो इसका फूल पूरा आ जाता था। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि किस तरीके से ये इस पर घुमाते थे तो ये चिन्ह छप जाता था। तो यही इसमें बताया गया है। अब आते हैं शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें, सीपियाँ, लाजवर्द, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहा है इसमें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये
राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों में, समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली हैं। तो कह रहा है कि ठीक है, अब ये इतनी जो कीमती चीज़ें थीं ये तो राजा और रानियों की कब्रों में मिली हैं, लेकिन आम जनता की स्थिति कैसी थी इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनता है। कानूनी दस्तावेज जैसे कि विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। तो ध्यान रखेंगे मेसोपोटामियाई समाज कैसे थी, तो एकल परिवार था उसमें, ठीक है, एकल परिवार को ही आदर्श मानते थे। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था, यानी समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा मेसोपोटामियाई समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मातृसत्तात्मक नहीं था, पितृसत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पिता परिवार का मुखिया होता था, ठीक है। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाई का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, यानी स्त्रियों का इस पर कोई हक नहीं था। आइए अब ऊर नगर का अवलोकन करें, यानी ऊर नगर का अवलोकन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि ऊर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसमें साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियाँ पाई गई। तो ध्यान रखिएगा, ये टेढ़ी मेढ़ी कहे थे, वहाँ पर सीधी और चौड़ी गलियाँ पाई गई, तो ऐसा नहीं है, सीधी और चौड़ी गलियाँ नहीं थी, उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियाँ थीं, ठीक है, संकरी गलियाँ थीं, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँच सकती थीं। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार ना होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। तो ध्यान देंगे, नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थीं, जबकि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर अवस्था में पाई जाती हैं, जिसको वर्तमान में भी हम यूज करते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो जब तुलना की बात आ जाए, आपसे तुलना दे देगा हड़प्पा का या कह सकते सिंधु घाटी सभ्यता का और मेसोपोटामिया का, तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख सकते थे नालियों कितने सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी, उसको ढका गया था बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय बनावट थी, जो नगरीय संरचना था, वो बहुत ही बेहतर था, जबकि मेसोपोटामियाई सभ्यता में ऐसा नहीं है। तो यही वजह है कि इसका पतन जल्दी हो गया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और तुलना करके अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होंगी, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है कि यहाँ पर नगर नियोजन पद्धति का भी अभाव था, ठीक है। जल निकासी जो है वो भी बेहतर अवस्था में नहीं थी, जैसा कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं, बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालिकाएँ ऊर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई। जबकि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें कि यहाँ की नालियाँ कहाँ पाई गई थी, तो ये नालियाँ सड़कों के किनारे निकलती थी बहुत अच्छे तरीके से, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि घर के आंगन में ही बनाया गया था नाली का व्यवस्था, ठीक है। जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकासी नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसीलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से न भर जाएं। यानी एक तो सकरी गली थी, ठीक है, जो घर था वो भी व्यवस्थित नहीं था, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, कोई घर यहाँ था तो कोई घर यहाँ था तो कोई यहाँ था।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते थे, वो घर में स्प्रे देते। जब बरसात होती थी तो पानी यहाँ जाता था, कुएं में पानी जा करके उसमें इकट्ठा होता था, ताकि ये लोग सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बरसात हो और इन गलियों में भर जाए, तो कच्ची मिट्टी का तो है ही, तो सारे कीचड़ भर जाएंगे, तो आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से ये लोग इस चीज़ को ध्यान में रख करके अपने घरों को बनाते थे। ठीक है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वालों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिससे कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधित जो कह सकते हैं परेशानियां वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो आप कूड़ा को घर में डाल रहे हैं, उसी घर में आप रह रहे हैं। खास करके जब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो दहलीज होते हैं, यानी हम जहाँ से निकलते हैं, जो हमारा गेट है, अब इस गेट से आप निकल रहे हैं, कूड़ा यहीं पर पड़ा हुआ है, तो ये बीमारी का घर है कि नहीं है। अभी ऐसा तो नहीं कि कूड़ा वैसे ही रहता है, सड़ता होगा, मच्छर पनपते होंगे, ठीक है, ये घर में जाते होंगे, फिर सांस लेने में बदबू आती होंगी। तो इस तरीके से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके पतन का कारण रहा होगा। अब देखिए घर है, ये देख रहे हैं, मतलब कोई भी यहाँ पर संरचना ऐसा नहीं है कि अच्छे से बनाया गया है। अब ये पतली पतली गलियाँ हैं, ये देखिए, ये पतली पतली गलियाँ हैं, कैसे कैसे हैं, किधर है, कौन सी गली कहाँ जा रही है, फिर ये गली है, फिर ये गली है, इस तरीके से बनाया गया है। कोई सुव्यवस्थित यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं। जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। तो ये सब एक अंधविश्वास था, तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, यहाँ पर तुलना हो रही है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऊर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गईं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि घरों के फर्श के नीचे भी लोगों को दफनाया जाता था। कब? तो मेसोपोटामियाई सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे होते थे उन बच्चों को क्या करते थे कि जो बड़े बड़े घड़े होते हैं, ठीक है, जो ये बड़े बड़े से घड़े होते थे, इन घड़ों में क्या करते थे, बच्चों को डाल करके घर के फर्श के नीचे दफना देते थे। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, अब इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। तो ये सब कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए, ये भी नहीं है कुछ भी। यहाँ पर एक शब्दावली दी गई है, यायावर। तो ये यायावर क्या है? तो ये वो लोग होते थे जो गडेरिए चराते थे। गडेरिए चराने वालों का झुंड होता था, तो ये ध्यान रखेंगे, झुंड या समुदाय कहिए, ठीक है। ये देखिए गडेरिए, तो इसे बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये कौन होते थे, ये गडेरिया होते थे, ठीक है। यह कह सकते गडेरिए चराने वालों का झुंड होता था ये यायावर। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं है, छोड़ सकते हैं हम। ये संरचना दी गया है वहाँ के नगरों का, रसोई घरों का, शौचालय कैसे होते थे, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको भी। ये भी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा। एक बस एक कहानी की तरह इसको थोड़ा सा पढ़ के निकल जाइएगा। अब यहाँ पर है मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या मिला था। हालांकि ऊपर तो देख ही चुके हैं, बट एक बार और देख लेते हैं, क्या पता कोई नई चीज़ इसमें मिल जाए। कह रहा आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। इसीलिए
अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे ऊर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातात्विदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संबंध में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजारों के धारदार चौड़े सिरे से कुछ किलोमीटर तक खरोचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब ये सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है इसमें भी लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मछलियों के हड्डियाँ मिली थी, ठीक है, जो बाहर करके गलियों में फेंकी गई थी। फिर कह रहा है कि गोबर के उपले भी मिले, जले हुए ईंधन से निकले हुए थे। पौधों के बीज और बहुत कम मिले। वहाँ की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए, जिन्हें देखकर पुरातात्विदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घूमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। यानी एक तरह से कह सकते हैं वही अंधविश्वास, पुनर्जन्म। पुरातात्विदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन कर ये जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरे पर पोपलार, एक लंबा पतला पेड़ के लट्टों, खजूर की पत्तियों, कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, ये भी कुछ नहीं है, छोड़ सकते हैं। एक कहानी की तरह पढ़ के निकल जाइएगा इसको। ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो जितना था हमारा वही था। एक तो ये अच्छा, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत कब हुई थी, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी में कब हुई थी, मंदिरों का निर्माण कब हुआ, और ये एक लेखन कार्य वाला देख लीजिएगा, लोहे का प्रयोग कब हुआ था, ठीक है। तो इतना ही है, 4 चीज़ इसमें से देख लीजिएगा, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये वाला। और यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें यहाँ पर तुलना करके बताई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ये जैसे कि ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये तो खैर पूछ ही लिया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है केवल उसी को आप नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। टाइम इतना है नहीं कि सारी चीज़ों को बैठ करके आप पढ़ने लग जाएं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।